हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे राजस्थान सेट एस्पिरेंट्स हैं, ये सेशन खास आपके लिए है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान सेट का क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से लिमिटेड टाइम में आपको अपनी जो तैयारी है उसे किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, आपको रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालना है, कैसे आपको प्रैक्टिस को भी टाइम देना है, और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। इतना वास्ट जो सिलेबस है उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो इन दीज लिमिटेड डेज, जो हमारा अभी गोल्डन टाइम चल रहा है। एंड FYI, आपके जो सेट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स हैं अभी भी 31 जुलाई तक आपके ओपन है। तो ड्यूरेशन चल रहा है अभी फॉर्म फिलिंग का, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया था, पहले 15 जुलाई तक था बट अभी 31 जुलाई तक चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है उनके पास अभी भी काफ़ी समय है फॉर्म को फिल करने का, तो टाइम से आप अपना फॉर्म फिल ज़रूर कीजिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहली बार स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं या टारगेट करने वाले हैं, आपको एक बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि राजस्थान सेट का जो सिलेबस है और जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो एग्जैक्टली सेम होता है 100% विद UGC नेट एग्जामिनेशन। इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यहाँ पर जेनरिक होता है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग है, कम्युनिकेशन है, एनवायरनमेंट है, ICT, ऐसे सारे पोर्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड देन पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे इन दिस केस हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इसके अलावा आपके इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ फॉर्मेट में आते हैं सारे 150 क्वेश्चंस, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर 1 के एंड आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 से। और टोटल यहाँ पर एक क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो आपके 150 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स यहाँ पर 300 होते हैं। ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का दिया जाता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपको किस तरीके से अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 3 घंटे में मैनेज करना है। पेपर का जो मीडियम है आपका बाइलिंगुअल होता है इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एंड गुड न्यूज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग सो फार अभी तक नहीं होती है, तो आप अच्छे तरीके से सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब हम थोड़े से सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया कि UGC नेट से बिल्कुल सिमिलर होता है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यहाँ पर आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता है, और आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है। ओके, ये तीनों हैं आपके, हम कह सकते हैं फाउंडेशनल यूनिट्स, बेसिक यूनिट, जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों ही यूनिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ डायनेमिक पोर्शन होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टफेस्ट यूनिट जिससे स्टूडेंट्स बड़ा घबराते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें आपके सिस्टम्स अप्रोच आ जाता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ जाता है, कॉलोनियलिज्म के जो अलग अलग व्यूज़ हैं, थिंकर्स हैं, नेशनलिज्म है, स्टेट के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाता है, न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी यूनिट रहता है। उसके बाद में हमारे लास्ट 4 जो यूनिट्स हैं वो थोड़े से इतने कॉम्प्लिकेटेड यूनिट नहीं है, क्योंकि पहले भी आप थोड़ा थोड़ा रिमोटली उसको पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, तो इंडियन पॉलिटी उसमें पूरी आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, थोड़ा सा उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है जो हम कॉलोनियल हेरिटेज में पढ़ते हैं, जहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आपके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक सारे हम जो प्रोविजंस पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रोसेस एंड गवर्नेंस, ये 2 शॉर्ट यूनिट्स हैं पर थोड़े से फैक्चुअल यूनिट है। तो इसमें आपको जैसे पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, राइट, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। पब्लिक पॉलिसी एंड देन प्रोसेस में आपके स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट में प्लानिंग एरा आ जाएगा, आपका सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, सोशल मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आ जाता है, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, ई गवर्नेंस है, जन सुनवाई है, सोशल ऑडिट है, आपके जो लोकपाल हैं, लोकायुक्त हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है गुड गवर्नेंस के लिए, या एंटी करप्शन जो इनिशिएटिव्स हैं, सो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट एंड काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। सो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत की जो आपकी बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके स्टार्टिंग के 3 to 4 चैप्टर में ही आपका सारा सिलेबस जो यहाँ पर गिवन है वो कवर हो जाता है। तो कम कंटेंट है पर क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन ये भी हम लेकर चल सकते हैं। तो ये हमने बात की कि एक बेसिक पैटर्न एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है राजस्थान सेट एग्जामिनेशन का, जो कि 100% सेम होता है विद यूजीसी नेट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है इस एग्जामिनेशन के लिए वो भी 100% सेम होनी चाहिए यूजीसी नेट की तरह? एंड इसका आंसर है नो। सो देखिए ऐसा क्यों है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो एक है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका आर सेट एग्जामिनेशन। तो अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास में 2 गाइडिंग लाइट होती हैं, 2 इम्पॉर्टेंट कंसिडर करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है पीवाईक्यूज। तो अभी हमने देखा कि जो सिलेबस है वो राजस्थान सेट यूजीसी नेट का 100% सेम है। एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है पेपर 1 पेपर 2 की, वो भी 100% सेम है। पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज करोगे, जैसे 2023 का हमने पूरा पेपर सॉल्व भी किया हुआ है यूट्यूब पर, तो जो स्टूडेंट ने नहीं देखा वो पेपर सॉल्यूशन भी आप पूरा देख सकते हैं 2023 राजस्थान सेट पॉलिटिकल साइंस का। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें डिफरेंस दिखाई देता है। और उसके बाद में आप देखिएगा यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है वो आप देखना, आप दोनों में खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पर अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो बेसिक डिफरेंस ये है कि यूजीसी नेट की फ्रीक्वेंसी होती है एवरी 6 मंथ। तो हमें हर 6 महीने में पता चल जाता है कि जो पैटर्न है किस तरीके से चेंज हो रहा है। और यूजुअली आपके 1 से 2 साल में या 2 से 3 साइकिल में पैटर्न में हमें थोड़े चेंजेस दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन की बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे पास में डेटा बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है कि कौन से यूनिट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम राजस्थान सेट एग्जामिनेशन की बात करें, सो हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उतना डेटा ही नहीं है कि हम बहुत ही सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट कर सकें भाई इस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं। सो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करते हुए चलना है कि वाइल द सिलेबस इज़ 100% सेम, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे सेट के और यूजीसी नेट के तो उसमें डिफरेंस है। अब क्या क्या वो डिफरेंस है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम राजस्थान सेट की यहाँ पर बात करें, सो द बेसिक पॉइंट इज कि राजस्थान सेट में थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला डिफरेंस, यूजीसी नेट में ऑन दी अदर हैंड आपको दिखाई देगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली 2023 के बाद के आप पेपर्स देखोगे तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से हमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम राजस्थान सेट की बात करें, ऑन दी अदर हैंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और यूजीसी नेट में अगर मैं यूनिट वाइज ब्रेक डाउन करूँ तो 2023 के बाद से ही अगेन एक ट्रेंड सा है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर वाला जो पोर्शन है प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया यानी इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो हमारा पोर्शन है, शॉर्ट में लिखते हैं हम यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड आईआर से हमें
डिसप्रपोर्शनेटली, यानी काफ़ी ज़्यादा हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। और वहीं अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसी यूनिट के, जो तुलनात्मक राजनीति वाला हमारा पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिले हैं कुछ साइकिल्स में अगर हम यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को एनालाइज करें। बट ऑन दी अदर हैंड आप 2023 वाला अगर पेपर देखोगे, उसमें आप ये रियलाइज करोगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी डीप में क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। जैसे गैब्रियल आर्मंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो मॉडल है उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, कंसेप्चुअल पोर्शन है वो भी। रॉबर्ट डेहल से इन डेप्थ क्वेश्चन आया है, डेविड एप्टर से क्वेश्चन आया है। सो दैट मीन्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को यहाँ पर जो है काफ़ी हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हमें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देते, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल बेसिस पर कंपैरेटिव से इन यूजीसी नेट पिछले कुछ साइकिल से। बट सेट एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिफरेंस आपको कंसिडर करते हुए चलना है। उसके अलावा क्योंकि जो पोर्शन है वो कंसेप्चुअल है, तो हमारे बेसिक जो यूनिट्स हैं हमें अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक जो फाउंडेशनल यूनिट्स हैं, और कौन से हैं फाउंडेशनल यूनिट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी, अगर आपके ये यूनिट्स अच्छे से तैयार नहीं हैं तो आप एलिमिनेट करके भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सही आंसर मार्क नहीं कर सकते हो। तो यानी हमें जो बेसिक कंसेप्चुअल यूनिट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा अगर मैं आईआर और पॉलिटी की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान सेट में वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, पॉलिटी में से वही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ नया नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कमिटी एंड कमीशंस में से क्वेश्चन आ जाएंगे, अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्ट्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। तो पॉलिटी के वही कुछ फिक्स्ड एरियाज होते हैं। ओके, एक बार हम लिख लेते हैं आपकी जो स्ट्रैटेजी है इन दीज लिमिटेड डेज वो क्या होनी चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले बेसिक यूनिट्स को हमें इग्नोर नहीं करना है। हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया। बेसिक यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, और थॉट वाला जो पोर्शन है जिसमें दोनों ही आ जाएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लस इंडियन। इसमें मैं एक गोल्डन ट्रायंगल की बात करती हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ। गोल्डन ट्रायंगल हमारा होता है कि हमें इन तीनों यूनिट्स को कैसे पढ़ना है, कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1 इज थिंकर, नंबर 2 इज कंसेप्ट, नंबर 3 इज बुक। ये गोल्डन ट्रायंगल रूल आपको इन तीनों यूनिट्स में तो फोकस करना ही है, पर बाकी के जो आपके यूनिट्स हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फोकस करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपका स्टैटिक पोर्शन है अप्रोचेस वाला, जिसमें आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, तो वहाँ पर भी आपको ये रूल फॉलो करना है कि आप थिंकर पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए जो मेन कंसेप्ट हैं छोटा छोटा देख लिया कि उस कंसेप्ट का मतलब क्या है, और उनके द्वारा लिखी गई अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने उस कंसेप्ट को डिस्कस किया है तो वो आपको कवर करना है। तो ये ट्रायंगल आपको फॉलो करना है कि थिंकर, कंसेप्ट और बुक, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन दीज यूनिट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, यहाँ पर आपको वैसे भी अगर आप क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो खुद आपको दिख जाएगा, या तो बुक पूछी जा रही है, या फिर कंसेप्ट में से क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट वाले, या फिर कौन सा कंसेप्ट कौन से थिंकर से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया। तो यानी घुमा फिरा के ये तीनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं फ्रॉम दीज यूनिट्स। तो ये हमारे बेसिक यूनिट हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये गोल्डन ट्रायंगल रूल आपको और किस यूनिट में फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन जिसमें आपके अप्रोचेस आते हैं, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर भी यही रूल आपको फॉलो करना है। और एक और यूनिट जिसे हमने देखा कि उसका यूजीसी नेट में उतना रोल नहीं है, पर राजस्थान सेट में काफ़ी क्वेश्चंस हमें वहाँ से देखने को मिले हैं,
सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस दीज बेसिक यूनिट्स, इन सभी यूनिट्स में आपको ये रूल फॉलो करना है कि आपको थिंकर, कंसेप्ट एंड बुक, ये 3 पैरामीटर्स पर खास फोकस रखना है, खास एम्फेसिस आपका होना चाहिए। ओके, सो ये हमारी स्टैटिक पोर्शन की स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाली इन इंडिया वाली जो यूनिट है, या फिर अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनेमिक पार्ट की बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशंस में से अगर आप 2023 वाला पेपर एनालाइज करोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से थोड़े से डीप क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ WTO की, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया से जो है जोड़कर पूछा गया है, तो वो काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। सो WTO से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। तो आप ऑर्गेनाइजेशंस एंड अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूँ तो आशियन से क्वेश्चंस आए। दैट मीन्स जो आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करने हैं, प्लस UNO को कवर करना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हमें बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। सो IR में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस प्लस ऑर्गेनाइजेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 एरियाज आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाली जो हमारी यूनिट है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाली जो यूनिट है, इसमें आपके कॉलोनियल हेरिटेज, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें वही घुमा फिरा के नेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आप AP का एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन आएंगे, आप कोई GS का एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो ओवरलैप करता है, जिसमें आपके रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक के जितने भी एक्ट्स हैं क्राउन रूल, कंपनी रूल से संबंधित, उनके आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने, बेसिक फीचर्स लिख लीजिए। और इतने बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ स्टेटमेंट वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली आपको पहले से ही प्रिपेयर करते हुए ही चलना है। ओके, सो ये आप ध्यान रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक के सभी एक्ट्स के शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आए हैं, इसके अलावा शेड्यूल्स में से क्वेश्चन आए हैं। लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायती राज हैं, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कमिटी एंड कमीशंस आप कर लीजिए, जस्ट इन केस अगर वहाँ से यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाए। वैसे ज़्यादातर कमिटी एंड कमीशंस आपके UGC नेट में पूछे जाते हैं, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट इन केस आप वो तैयार करके चलिए। और जो आपके शेड्यूल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान सेट प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो शेड्यूल्स वाले पर थोड़ा आप खास फोकस रखें, अमेंडमेंट्स पर फोकस करिए, कॉलोनियल हेरिटेज पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP हैं, सो वहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। उसके अलावा आपके पॉलिटी से स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, एक और अच्छा एक एरिया जिससे 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे इन राजस्थान सेट एग्जामिनेशन, और वो एरिया था कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का, कि कौन से ऐसे आपको ना काफ़ी सारे बॉडीज़ वहाँ पर निकाय दे दिए जाते हैं और आपको वहाँ पर पहचानना होता है कि कौन सी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक निकाय है और कौन सी वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है या लीगल बॉडी है। सो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो एक अच्छा एरिया था जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे इन राजस्थान सेट एग्जामिनेशन। तो उसको आप अच्छे से देखिए कि कौन से बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और कौन से जो बॉडीज़ हैं वो स्टैट्यूटरी हैं। सो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ एरियाज हमने एनालाइज किए ओके इन द राजस्थान सेट एग्जामिनेशन, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाले जो यूनिट है उसमें पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे वही यूनिट्स हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
पब्लिक एड का मैंने आपको बताया वैसे भी पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत स्कोरिंग यूनिट है और यहाँ पर भी वही गोल्डन ट्रायंगल का रूल आपको फॉलो करना है। ओके, पबेड भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लोक प्रशासन, जहाँ पर जैसे मोटिवेशन थ्योरिस्ट हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी के जो थिंकर हैं, कंसेप्ट है, उनकी बुक है, तो मोटा मोटा वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एमपी फोलेट से आ जाएंगे, हेनरी फ्योल से आ जाएंगे, पीटर ड्रकर से आ जाएंगे। ओके, सो वही कुछ घुमा फिरा के एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर भी थिंकर, कंसेप्ट एंड बुक वाला जो रूल है आपको फॉलो करना है। इसके अलावा प्रोसेस एंड गवर्नेंस वाले जो यूनिट है उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं और उन यूनिट्स में इतना कंटेंट है भी नहीं, बहुत लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, पर थोड़े से फैक्चुअल वो यूनिट है। तो प्रोसेस एंड गवर्नेंस आपको अपने डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है। हाँ, पर क्योंकि कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो बस जो फैक्चुअल पोर्शन है आप उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए और ऑलमोस्ट एक वीक में ये दोनों यूनिट्स आप कवर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस और इतने कम दिन है हमारे पास तैयारी के लिए, तो वो जो इतना लेंदी सिलेबस है हम उसे टारगेट कैसे कर सकते हैं। सो इसमें अगर मैं एग्ज़ाम की आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी अगर हम बात करें, सो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ रिवीजन एंड नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस। तो एक स्मार्टेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को जब मैं बोलती हूँ उनको भी बहुत हेल्प करता है, एग्जामिनेशन जिन्होंने क्रैक भी किया है इस फॉर्मूला से, और वो है प्रैक्टिस शुड बी यूनिट वाइज। यूनिट वाइज आप क्या करो, सिलेबस लेकर बैठो, यूनिट वाइज जितने भी आपके पास में एमसीक्यूज़ हैं यूजीसी नेट के, सेट एग्जामिनेशन के, वो आप सॉल्व कीजिए और उसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए उन एरियाज़, उन यूनिट्स की तरफ जिनको मैंने आपको बताया। और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करो टॉपिक वाइज, जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब जब आप टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि बस 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक यूनिट के तो बहुत हो गया, ऐसे 10 यूनिट्स के 1000 क्वेश्चन कर लिए पर उसमें से याद कुछ नहीं किया, तो मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप भले ही 2000 5000 क्वेश्चन भी कर लोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ पर हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वर्क्स, ध्यान रखना कि हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर आप उन्हीं एरियाज़ को रिवाइज करो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर आपको दिखा कि अच्छा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से क्वेश्चन आया है, तो यानी आपने सिलेबस में उसको देखा तो वो कॉलोनियल हेरिटेज वाला जो यूनिट है वो आपको दिया हुआ है, जो टॉपिक है यूनिट में गिवन है, तो आपने उस टॉपिक को यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट तक के सारे एक्ट्स रिवाइज कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए, तो वो सॉर्टेड। अब वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपने देखा दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, तो आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं एक जगह पर नोट डाउन करो, 1 से 2 पेज में हो जाएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, दैट्स इट, आपका वो एरिया सॉर्ट हो गया। फिर आपने देखा कि अच्छा शेड्यूल से क्वेश्चन आया तो 12 ही शेड्यूल हैं, कितना टाइम लगता है लिखने में, एक पेपर पर लिख लिया, वो एरिया सॉर्टेड। तो यानी आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ को इस तरीके से कवर करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एज इट इज़ कभी रिपीट नहीं होते, पर जिस एरिया से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एरियाज़ ब्रॉडली रिपीट होते हैं, वहीं से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्लस एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें से उन टॉपिक्स के नोट्स बनाते हुए आपको तैयारी करनी है। सो यहाँ पर आपका रिवीजन और प्रैक्टिस पैरेलल चलता रहेगा इस तरीके से, और आपका रिवीजन यहाँ पर होता रहेगा। तो ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्वेश्चंस के माध्यम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि सिलेबस शुरू से शुरू करने का वक्त नहीं है, तो आप ये स्मार्ट तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग वाला वो यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है ये। ओके, सो ये उनके लिए है। और जिन स्टूडेंट्स का पहले से बैकग्राउंड है, यूजीसी नेट की मान लीजिए तैयारी कर रहे थे, तो आपको पता है आपके ऑलरेडी नोट्स बने हुए होंगे, आप उसको रिवाइज करते हुए चलो। तो अगर आप जैसे सपोज 6 घंटे पढ़ रहे हो
और ये मिनिमम है, 6 घंटे ही आपको पढ़ना होता है, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, क्वालिटी स्टडी उसमें ज़रूरी है। तो इसमें आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आपको 2 घंटे जो है पेपर 1 को देने हैं, 2 घंटे पेपर सेकंड को देने हैं और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने प्लस रिवीजन करना है। ओके, तो यानी आपको ऐसे 6 घंटे में अपना पेपर 1 पेपर 2 साथ में बैलेंस करते हुए चलना है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट है, जो एक बार बस देखना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं राजस्थान सेट एग्जामिनेशन, लिमिटेड टाइम में तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो तरीका है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नाउ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से सिस्टमैटिकली अपनी तैयारी करना चाहते हो ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इस बार हमने 2 बैचेस लॉन्च किए हैं। 6 मंथ बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सब्जेक्ट की फाउंडेशन है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है सब्जेक्ट में, और जिनके पास और कोई कमिटमेंट नहीं है, 6 घंटे डेडिकेशन के साथ में वो डेली 6 महीने तक दे सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स ही 6 मंथ बैच में इनरोल करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके पास में इतना समय नहीं है कि रोज़ 6-6, 7-7 घंटे दें, तो आप 2 से 3 घंटे ही दें यहाँ पर 12 मंथ्स तक, और आप आराम से स्मूथली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 12 मंथ बैच, जहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए रिवीजन हमें करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से हमें कंटेंट भी फिल्टर करना होता है। अब एक जो एस्पिरेंट है उसके पास 6 महीने में ये चीज़ें, ये इतना सिलेबस पढ़ना ही बहुत बड़ी डील हो जाती है, तो राइट कंटेंट को फिल्टर करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर नोट्स बनाना, तो ये और भी टीडियस एक टास्क हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्राइम वाला प्लान यहाँ पर देखोगे तो आपके एग्जामिनेशन से संबंधित जितनी भी नीड्स हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, जो बुकलेट्स है, क्लास के जो नोट्स है, सारी नीड्स आपकी एग्जामिनेशन से संबंधित कवर हो जाएंगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो यहाँ पर सारी नीड्स कवर हो रही हैं, तो प्राइम वाला जो प्लान है आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास में स्टैंडर्ड जो प्लान है वो भी है, उसमें थोड़े से फीचर्स आपके कंपैरेटिवली कम है अगर हम प्राइम से उसको कंपेयर करें तो। और एक और जो सबसे अच्छी खबर एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि आपके 25 जुलाई तक जो जितने भी कोर्स हैं उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के, सो यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के जो कोर्सेज हैं उनकी हम बात करेंगे, तो उसमें 90% तक का आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आप आज ही कोर्स परचेस करोगे और ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे UGC 15, सो यहाँ पर आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो भी आप कोर्स आपको रेजोनेट करता हो, जैसे प्राइम वाला प्लान है, पेपर 1 पेपर 2 आप कॉम्बिनेशन में परचेज कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो, तो आप अपना जो अप्रोप्रिएट कोर्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐप विजिट कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपके सारे जो नीड्स हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन वो कवर हो जाएंगे। नाउ जो हमारे सेट एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली आपके लिए रिवीजन बैच भी है, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, तो यूनिट वाइज आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस यहाँ पर भी कर सकते हो और अपने पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अगर आप कोर्सेज में जल्दी इनरोल करते हैं, सो यहाँ पर 50% ऑफ आपको मिलता है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। और अगर हम बात करें, हमने इस बार जो ऑफलाइन बैचेस लॉन्च किए हैं पेपर 1 के जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको फ्री 5 डेज डेमो मिलेगा। सो ऑफलाइन बैचेस के बारे में भी हम देख लेते हैं। रिद्धि सिद्धि सर्कल जयपुर उत्कर्ष क्लासेस के पास में आप ऑफलाइन बैच जो है उसकी डेमो क्लासेस ले सकते हो, और अगर आपको वहाँ पर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो रेजोनेट करती है तो आप इसे कंसीडर कीजिए, बिकॉज अगेन जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, पर कुछ नुकसान है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और पेपर 1 का जो पैटर्न है वो बहुत वॉलेटाइल है, बड़ी ही फास्ट तरीके से चेंज होता रहता है रैपिडली। तो ऐसे में हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो भी बदलते रहनी चाहिए, राइट, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अलजेब्रा से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड है वहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, कम्युनिकेशन से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो ऐसे में हमारी जो स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और 99% जो स्टूडेंट्स हैं जो नेट और जेआरएफ के बीच में रह जाता है उनका स्कोर, सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई किया है
या बाकी सारे लोग भी आपको बता देंगे, अगर आप एस्पिरेंट से खुद भी पूछोगे, कहीं ना कहीं द मेन कल्प्रिट जो रहता है उनकी स्टोरी में, दैट इज़ पेपर 1, कि पेपर 1 को बैलेंस नहीं करने की वजह से आप JRF से रह सकते हो। सो पेपर 1 को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से उस पर वर्क करना है, वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सभी बच्चों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सभी मास्टर्स से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अपने सब्जेक्ट पर कमांड होगी। यहाँ पर पेपर 1 ही एक डिफरेंशिएटर है जो आपको कंपटीशन में ऊपर लेकर आ सकता है, तो पेपर 1 को आपको लाइटली नहीं लेना है। सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ अबाउट स्पेशल मॉनसून ऑफर। सो 90% तक एक बहुत हैवी डिस्काउंट है जो आपको इन कोर्सेज पर मिल रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से, अगर आप इस तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए एंड कोर्सेज में इनरोल आप कर सकते हैं। ऐसे और सेशंस के लिए हम मिलते रहेंगे। अगर आपको और भी एग्जामिनेशन से संबंधित स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है या गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर रीच आउट कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विश यू गाइस अ वेरी वेरी गुड डे।